नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th में हिंदी विषय के अंतर्गत आपके अध्याय बरखा गीत जो पद्य खंड के अंतर्गत आता है, इसके रचनाकार कवि हैं कवि रमानाथ अवस्थी। तो बरखा गीत यानी बरखा का मतलब होता है बरसात, ठीक है ना। तो बरसात में क्या होता है, मतलब कुछ गीत गाए जाते हैं। हमारी क्या है, एक लोक परंपरा है। जब किसी भी मौसम में कोई परिवर्तन होता है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे इस धरती पर, यानी कि हम अपने भारत देश की अगर उस पर लोक परंपरा की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा में अपनी स्थानीय भाषा में क्या होते हैं, गीत गाए जाते हैं। चाहे वो सावन गीत हो, वर्षा गीत हो, चाहे बसंत गीत हो। तो इस तरह से अलग अलग, या शादी विवाह के गीत हो, या फिर किसी कार्यक्रम के, किसी उत्सव के अगर कोई गीत हो, या फिर होली गीत हो, तो हम क्या है, इससे अपने उत्सव का आनंद मनाते हैं, ठीक है ना। उसको, समारोह को मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसमें ये गीत बरखा गीत है। तो बरखा गीत में क्या है, हम यहाँ पर कवि परिचय के बारे में जानेंगे। उस पाठ के भाव सारांश के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, आखिरकार इस बरखा गीत में क्या है। तो रमानाथ अवस्थी जो है, उनका कवि परिचय सबसे पहले आपके सामने बताते हैं। कवि रमानाथ अवस्थी जो है, उनका जन्म 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि रमानाथ अवस्थी जो हैं वो आधुनिक युग के रचनाकार हैं। आधुनिक युग के हिंदी गीतकारों में उनका सशक्त स्थान बना है। तो राष्ट्रीय स्तर के मंचीय कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपके गीत जो हैं प्रकृति प्रेम, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कवि परिचय में जो बताया गया है, ठीक उसी तरह अपने बरखा गीत में उन्होंने उनका जो क्या किया है, ठीक है ना, प्रस्तुत किया है, संपादित किया है और बताया गया है कि उनका किस तरह से, उनका जो मन है, उनके भाव किस प्रकार के हैं उस बरखा गीत में। उस बरसात के मौसम में जो प्रकृति का माहौल होता है, बदला हुआ रहता है, वो बहुत ही मनभावन होता है। इस तरह से उस मनभावन गीत का यहाँ पे जो अंश दिया गया है, उसमें उन्होंने अपनी किस तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं वो बताया है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो अवस्थी जी के गीतों के भाव प्रवणता और लयात्मक अनुगूंज का विस्तार प्राप्त होता है। गीत को लोकप्रियता प्रदान करने में इस नायक का महान योगदान है। अब देखिए, प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा वर्णन के संदर्भ में अपनी आत्मानुभूति को ही विस्तारित किया है, अपनी ही बातों को बताया है। निरंतर एक अपूर्णता का भाव अंगीकार करते हुए इस गीतकार के अंतर्मन में क्रियाशीलता बनी रहती है। इस अपूर्णता को वर्षा का उल्लास और वर्षा की प्रकृति संवेदना भी जो होती है उसके पूर्ण नहीं कर पाती। कहने का मतलब यह है कि उनमें किसी प्रकार की कोई है, उनके मन में पिपासा जो है, यानी कि प्यास जो है वो जगती है, ठीक है ना। उनके भावों की जो अधीरता है, कहने का मतलब है वो उनकी अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। और वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है, सभी ओर उल्लास छाया हुआ रहता है, लेकिन मन में उनकी उदासी रहती है, ठीक है ना। उनके मन में किसी प्रकार की वर्षा का परिपूर्ण जल भी उनकी प्यास को बुझा नहीं पाता। इस तरह के उनके भाव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। वो अपनी क्या है, अंतर्मन की जो उनकी कह सकते हैं, उन अंतर्मन का जो खालीपन है वो बाहर आया हुआ है, वो बताया गया है। कहते हैं कि वर्षा ने यद्यपि पृथ्वी को हरा भरा बना दिया है और मरुस्थल की भूमि भी जो वर्षा से क्या हो गई है, गीली हो गई है, ठीक है ना। वर्षा होती है तो सभी जगह गीली हो जाती है, लेकिन मरुस्थल भी एक ऐसा स्थान है कि वहाँ पर पानी की जल का अभाव बना रहता है, पानी की अधिकता नहीं होती। वृक्षों के पल्लवों में सघनता आ जाती है, क्योंकि हरियाली छा जाती है तो नए नए पत्ते भी आते हैं, सभी ओर क्या हो जाता है, प्रकृति का माहौल बहुत कैसा हो जाता है, घना हो जाता है, ठीक है ना। जंगल घने हो जाते हैं, बांसुरी अपने तान छेड़ देती है, मोर जो है वो क्या कर लगता है, गूंजने लगता है और मोर नाचने लगता है, क्योंकि वो प्रफुल्लित हो जाता है, उल्लास से भर जाता है। और ये कह सकते हैं कि वर्षा का जो मौसम होता है, वो सावन की जो ऋतु होती है, वो सभी के मन को हर्षित कर देती है। सभी क्या है, जीव जंतु जो हैं वो अपने अंतर मन में क्या है, एक ठंडक का अनुभव करते हैं, उनका हृदय जो है वो शीतल हो जाता है, ठीक है ना, उन फुहारों से। लेकिन यहाँ पर उनकी जो क्या है, मनोभाव की, यानी कि उनके मन की जो निर्जनता है, कहने का मतलब ये है उनका जो खालीपन है, वो उसकी खालीपन की उष्णता, उसकी ठंडक नहीं हो पाती, ठीक है ना उसमें। तो इस तरह से उन्होंने कहा है, क्या कहा है आगे, लेकिन उनके लिए कवि को इस वेदना का विराम नहीं मिल पाता है। वर्षा के आगमन के बीच वियोगजन्य अनुभूतियों और प्रभावशाली वर्णन इस कविता को गीत के विरुद्ध अनुभूतियों के संयोग परक सौंदर्य में बदल देता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, काव्य में अपने जो सौंदर्य घुला है वो आपके सामने बताते हैं। क्या है, छोटी सी कविता है, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया।
ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो मेरी प्यास को, मेरे अंतर्मन की प्यास को यदि वो समझ पाता, ठीक है ना, मेरी भावनाओं को यदि समझ पाता तो क्या है, ऐसे बादल अपितु क्या है उस समय वर्षा हो रही है, ठीक है ना, वर्षा के बादल उमड़ घुमड़ कर क्या कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से उनका पूरी तरह से मन जो है वो खालीपन का अनुभव करता है, वो भर नहीं पाता, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, देखिए, मुरझाई धरती हरी हुई रीति गगरिया, रीति मतलब खाली हो गई, ठीक है ना, गगरिया अंबर पर बोराई बदली, झूले पर लहराई कजली, कजली गीत होता है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, कजली जिसे कहते हैं, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया, अनगाया मतलब गाया नहीं गया हो जो, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि वर्षा तो आ गई है, वर्षा तो आ गई है, किंतु अब तक ऐसे बादल नहीं आए जिसका पानी उनकी प्यास को बुझा सकता। वर्षा होने से जो धरती गर्मी से मुरझा गई थी वह क्या हो गई है, हरी भरी हो गई है, जो गागर अभी तक खाली थी वे भी भर गई हैं। क्या लिखा है, रीति गगरिया भरी हुई, मुरझाई धरती हरी हुई, अंबर पर बोराई बदली, ठीक है ना। और देखिए, आकाश में जल बरसाने वाली बदली आनंद से क्या है, मदमस्त हो जाती है, और झूलों पर क्या है, कजरी गीत गाए जा रहे हैं। आशा यह है कि सब पूर्णता है, आनंद है, किंतु जो कवि के मन को आनंद कर देती वो लहर पूर्ण कर दे, वह गीत अभी तक अनगाया ही है, वो गाया नहीं गया है। अर्थात कवि के मन में उल्लास का भाव कभी फूटा ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं, बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुस्थल महका मधुबन, पेड़ों की छाए हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी, ठीक है ना, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया, भरमाया मतलब भ्रमित हुआ, ठीक है ना। तो जीवन मतलब होता है जिंदगी, मरुस्थल मतलब सूखा क्षेत्र या रेगिस्तान, महका हुआ सुगंधित यानी, और मधुबन मतलब माधुर्य से भरा हुआ, ठीक है। भरमाया मतलब भ्रमित या बहका हुआ, दिन का प्रहरी मतलब पहरा देने वाला, दिन का तो पहरेदार कहते हैं उसे। तो क्या कहते हैं कवि कि आकाश में बादल फट पड़े हैं और उनसे क्या है, जल के साथ जिंदगी की आनंद की वर्षा होने लगी है, आनंदित वर्षा होने लगी है, और वर्षा के जल से सूखी हुई धरती क्या हो गई है, भीग गई है, लहला गई है, और मधुबन भी उससे क्या है, सुगंधित होकर महकने लगा है। वृक्षों पर नई नई पत्तियां आ गई, नई कौपलें आ गई हैं, ठीक है ना, और उनके निकलने के कारण जो उनकी जो छाया है वो अत्यधिक घनी हो चली है। इस छाया का साथ देने वाला दिन का जो पहरेदार सूर्य है वो सूर्य है, ठीक है ना, पहरेदार सूर्य बन चुका है। आशा यह है, कहा गया यह है कि आनंद भरे वातावरण में छायाओं को साथी का आनंद तो प्राप्त हो गया है, परंतु वह सौंदर्य का पता नहीं है वो कहाँ बहका हुआ है, जो कभी का साथी उसका सहचर बन सकता था, उसकी सहचरी बन सकता था। आगे लिखा है, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा फिर विकल हुई मीरा, कोई मीरा जो पीड़ा को दुलरा सकते, दुलरा मतलब स्नेह देना, ऐसा घनश्याम नहीं आया। घनश्याम यहाँ पे बादल भी कह सकते हैं, और कृष्ण से भी यहाँ पर उसका रूपक लिया गया है। तो क्या कहते हैं कि वर्षा के डर से भयभीत बंसी जो है, बांसुरी जो है वो कहीं दूर बज रही है, बंसी की ध्वनि सुनकर मन सोई हुई वेदना से फिर जाग उठती है, इस दर्द के रूप से कोई मीरा फिर से बेचैन हो जाती है कहीं। और तात्पर्य यह है कि जैसे मार्मिक पीड़ा मीरा की थी, वैसे ही व्याकुलता पैदा कर देने वाली पीड़ा से मन कवि का भर चुका है। इस मार्मिक पीड़ा को समझ पाता ऐसा, अपना स्नेह का मरहम लगा पाता ऐसा कोई बादल अभी तक नहीं आया है जिससे इसकी, ठीक है ना, ऐसा कोई कृष्ण अभी तक नहीं आया है जिस तरह से मीरा की पीड़ा को मिटाने के लिए कृष्ण आए थे या कृष्ण आते हैं, वैसे ही मेरी मन की पीड़ा को, मन की वेदना को मिटाने वाला कोई कवि मतलब कोई कृष्ण यहाँ तक नहीं आ पाया है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या है, इस बरखा गीत में कवि रमानाथ अवस्थी को पढ़ा। तो इस तरह के प्रभावशाली मतलब उनका प्रकृति प्रेम भी है इसमें, और कवि की अपनी मन की जो वेदना है वो भी इस काव्य में दिखाई जाती है। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपके लिए हम कवि दुष्यंत कुमार जो आधुनिक युग के भी रचनाकार कवि हैं और काफ़ी यथार्थवादी, काफ़ी समाजवादी कवि हैं, इस नदी की धार में। ठीक है, तो इस नदी की धार में जो आपका अध्याय होगा वो भी पद्य खंड से संबंधित है। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे और इस पाठ का केंद्रीय भाव आज आपको बताएंगे कवि दुष्यंत कुमार जो हैं, उनकी रचनाओं से अवगत कराएंगे आपके लिए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इस पाठ में हम आपको इस तरह का इतना थोड़ा सा परिचय बता देते हैं। अगला अपना जो अध्याय रहेगा इस नदी की धार में, जिसके रचनाकार कवि हैं तो कवि दुष्यंत कुमार। इसमें क्या है, वैसे क्या है, कवि दुष्यंत कुमार आधुनिक युग के कवि तो हैं, उनका जो सामाजिक संवेदना है उसका वहाँ पर उन्होंने अपनी काव्य में बहुत अच्छे ढंग से मार्मिक वर्णन किया है, क्योंकि हमारी समाज से संवेदनहीनता क्या होती जा रही है,
संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, संवेदनाएं समाप्त होते जा रही हैं, संवेदना के भाव समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह की वैमनस्यता या उनकी जो कह सकते हैं व्यवस्था और विषमता, वैमनस्यता, व्यवस्था और उनकी क्या है विषमता, तो इन 3 परिस्थितियों से रूबरू होकर अच्छी तरह से हकीकत जानकर उसकी कवि ने अपनी इस काव्य रचना में उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनका वर्णन किया है। तो इस नदी की धार में उसका जो केंद्रीय हुआ वो आपको हम आज बताएंगे। वैसे कवि दुष्यंत कुमार के लिए गज़लों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है ना। तो उनकी गज़लों के बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे और आगे बताएंगे कि इस पाठ में आगे आने वाले पाठ में आपको क्या प्राप्त होगा। तो दुष्यंत कुमार को गज़लों के आधार पर ही उसकी लोकप्रियता उनको प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुष्यंत कुमार को गज़लों का राजकुमार कहा जाता है। गज़लें आपने सभी ने सुनी होंगी। उनकी गज़लों में अपने समय के अंतर्विरोध संपूर्ण तेजस्विता से स्पष्ट होते हैं, ठीक है ना। उनकी कुछ रचनाएं मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। साये में धूप काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, यदि आपको पढ़ने के लिए मिले तो आप पढ़ सकते हैं। एक रचना कंठ विस्पाई, ये उनका खंडकाव्य है। सूर्य का स्वागत है, जलते हुए वन का बसंत है, उनका काव्य संग्रह है। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष चर्चित उनका उपन्यास है, ठीक है ना। तो उनकी रचनाओं में देश प्रेम, जीवन का कटु सत्य, सामाजिक विसंगतियाँ, विडंबनाओं का चित्रण बड़ी भांति किया गया है। सरल, सुबोध और सटीक शब्द चयन इनकी रचनाओं को सशक्त और प्रभावशाली बनाते हैं। हिंदी गज़लों के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार क्या है, सदैव स्मरणीय रहेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म जो है वो सन 1933 में राजपुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा जो है उनकी इलाहाबाद में हुई, लेकिन क्या है चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वो भाषा विभाग के क्या हुए सहायक संचालक के पद पर कार्यरत रहे। 30 सितंबर 1976 को इनकालपायु में ही निधन हो गया। तो 1933 से लेकर 76 में, यानी कि लगभग आपके 43 वर्ष तक ही, ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना हिंदी साहित्य में एक ऐसा नाम कमाया जो आज भी हमारे लिए गज़लों के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संवेदनाओं के क्षेत्र में हो, वो अच्छी तरह से ध्यान किया जाता है। तो शेष आपका जो आज का पाठ है वो आपको अगले ही वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।